my channel। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वहाँ पर ग्रैंड एल्डर आते हैं और ज़ूपेन से बोलते कि हमें आपसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है, और जिस पर वेनरेबल बाई ज़ूपेन को वार्निंग देते हुए बोला था कि स्टीवर्ट ज़ू, ये बूढ़ा ऐसा लग रहा है कि गलत इरादे से आया है, और हमारा चैप्टर वहीं पे खत्म हो गया था। तो अब आगे चैप्टर स्टार्ट होती है और ज़ूपेन वेनरेबल बाई से बोलता है कि देखो, मैं सेक्ट लीडर का आदमी हूँ और इन्होंने मुझे सामने से अप्रोच किया है, तो ये लोग मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा, मैं ठीक हूँ। और ज़ूपेन जो कि जाने लगता है और बोलता है कि मैं तो सिर्फ एक मजदूर हूँ, और इस बात से मैं काफी खुश हूँ कि ग्रैंड एल्डर मुझे व्यक्तिगत रूप से अप्रोच करने के लिए स्वयं आए हैं और मैं जा सकता हूँ। और जिस पर ग्रैंड एल्डर खुश होते हुए ज़ूपेन से बोलते हैं कि सच में तुम एक यंगर ब्रेव हो और यही कारण है कि सेक्ट लीडर ने तुमको चुना है, तो ठीक है अब चलते हैं। और इसके बाद ज़ूपेन और ग्रैंड एल्डर वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वेनरेबल सी को, जो कि वहाँ पर पहले से खड़े होते हैं। और जिसके बाद ग्रैंड एल्डर और ज़ूपेन वहाँ पे लैंड करते हैं। और जिसके बाद ज़ूपेन वेनरेबल सी को ग्रीट करते हुए बोलता है कि वेनरेबल सी, आखिर आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप मुझे यहाँ पर बुलाए हैं। लेकिन तभी वेनरेबल सी जो कि ज़ूपेन को चुप करा देते हैं, जिस बात से ज़ूपेन का ईगो हट हो जाता है। और जिसके बाद वेनरेबल सी ज़ूपेन से बोलते कि तुम सिर्फ ज़ियुई के एक मोहरे हो, एक खर्चीला तोप चारा, और तुम हर एल्डर और वेनरेबल को बेड साइड पर क्यों धकेल रहे हो, और ये सेक्ट में आपके फ्यूचर परवास के लिए केवल आपके विरुद्ध ही काम करेंगे। और जिस पर ज़ूपेन वेनरेबल सी से बोलता है कि आपके कहने का मतलब यह है कि मैं सेक्ट लीडर को अभी ऑफेंड कर दूं, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं जल्द ही मारा जाऊं। जिस पर वेनरेबल सी जो कि गुस्से में बोलता है कि यूथ की इग्नोरेंस, क्या तुमको लगता है कि ज़ियुई तुम्हारा हेल्प भी करेगा, और ये तुम्हारी गलत सोच है, बस तुम्हारे गिरने की देरी है। और तुम एक इलाइट लेवल ऑफिस को एस्टेब्लिश करके वो हर एल्डर और वेनरेबल से दुश्मनी मोल ले रहे हो, और जबकि ज़ियुई हमारी सारी पावर लेने के लिए तुम्हारा उपयोग कर रहा है और उन्हें सेक्ट को मैनेज करने के लिए अभी भी हमारी जरूरत है। और तुम क्या सोचते हो कि वो हमारा गुस्सा को कैसे शांत कर देगा, वो तुमको भेड़िए के पास फेंक देगा, और वास्तव में ये तुम्हारा सबसे बेकार भाग्य होगा। और इधर ज़ूपेन वेनरेबल सी की ये सारी बातें सुनने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद ज़ूपेन हंसते हुए वेनरेबल सी से बोलता है लेकिन मैं अब तक तो जिंदा हूँ और सेफ हूँ। और जिसके बाद वेनरेबल सी गुस्से में ज़ूपेन से बोलते हैं कि क्या सच में, लेकिन अब नहीं। जिसके बाद वो अपने पावर को रिलीज कर देते हैं, और वेनरेबल सी जो कि ज़ूपेन को अपने प्रेशर से दबाना चाहते थे, लेकिन हम ज़ूपेन को देखते हैं जिसे कि एक खरोच तक नहीं आई होती है, और जिस बात से वेनरेबल सी काफी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वेनरेबल सी ज़ूपेन से बोलता है कि बच्चे तुम्हें डर नहीं लगता क्या, लेकिन जो ज़ूपेन होता है वेनरेबल सी से ही बोलता है कि अबे बुड़बक, ये तो मेरी लाइन है। और जिसके बाद ज़ूपेन वेनरेबल सी से बोलते हैं कि मैं कोई मजदूर नहीं हूँ जिसे आप छू के निकल सकते हैं और जिसके ऊपर आप कोई भी मूव चल सकते हैं, तो ठीक है मैं देखता हूँ कि सेक्ट के लीडर इस चीज पर क्या कहते हैं और किसे वो अमेज करते हैं। वो मोहरा जिसके बारे में आप सोचते हैं या कुछ ओल्डीज, और क्या आपने इस बारे में सोचा, जिस बात से वेनरेबल से भी थोड़ा शांत हो जाते हैं। और जिसके बाद वेनरेबल सी ज़ूपेन से बोलता कि तो इसलिए तुम्हें ज़ियुई ने सब कुछ सौंपा है, लेकिन तुम्हारे पास रीढ़ की हड्डी की कमी है। और ज़ूपेन एनी केस में मेरे वर्ड्स को याद रखना, देर सवेर तुम उसकी प्रोटेक्शन को छोड़ दोगे। और जिस पर ज़ूपेन वेनरेबल सी से बोलता है कि तो ठीक है, श्योर करने के लिए धन्यवाद, और मैं इस चीज को याद रखूंगा, और अगर आपके पास बोलने को इतना ही है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और जिसके बाद ज़ूपेन वहाँ से उड़ के चला जाता है। और जिस पर कि ग्रैंड एल्डर जो कि बोलते हैं कि उसके अंदर कुछ तो है, उसकी कल्टीवेशन एक परफाउंड लेवल स्टेज पर है, क्योंकि वो आपके सोल सप्रेसर में भी अपने आप को खड़ा रखा, या तो उसकी अपनी सोल जो कि काफी कठोर होगी, या फिर पीक रेडियंट स्टेज से भी स्ट्रॉन्ग। और जिसके बाद वेनरेबल सी बोलते हैं कि उसके पास एक्सपेक्टेशनल क्वालिटी ऑफ टैलेंट है, और ये बुरी बात नहीं है, और वह वास्तव में अपनी अनिर्वचनीय शांति से एक पल के लिए ही सही मुझे डर का एहसास कराने में कामयाब रहा, और उसकी गट्स काफी इम्प्रेसिव है। लेकिन दूसरे के विपरीत जो गलत आत्मविश्वास से घबराते हैं या उतावले हो जाते हैं, उसकी शांति सिचुएशन को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। और इससे मुझे समझ में आता है कि वो लड़का सिर्फ एक मोहरा नहीं है, बल्कि एक ट्रू मास्टर माइंड भी है। और जिसके बाद ग्रैंड एल्डर बोलते हैं कि सच में उसने हमें वहाँ तक पहुँचाया जहाँ सबसे अधिक पीड़ा होती है, और वह जानता था कि ऐसे इम्पोर्टेंट समय में हम उसे छू नहीं पाएंगे, इसीलिए वह इतना बेफिक्र होकर दुश्मन की बॉर्डर के पीछे आ गया। और अभी वो जिस तरह से स्टॉक को लीड कर रहा है, मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट सेक्ट लीडर भी हो सकता है। ग्रैंड एल्डर की बात सुनने के बाद वेनरेबल सी काफी सीरियस हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि अनदर ज़ियुई नहीं, ये उससे भी खतरनाक है। और जिसके बाद ग्रैंड एल्डर वेनरेबल सी से पूछते हैं कि आखिर अब आगे क्या करना है। जिसके बाद वेनरेबल सी बोलते हैं कि फोर्स हमें यहाँ पर हेल्प नहीं करेगी, और क्योंकि इनर सेक्ट के हम सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स लोगों के हित सम्मान है, कोई भी बल का प्रयोग नहीं कर सकता, खासकर अब जब इतने सारे डिसेबल हमारे खिलाफ हो गए हैं। और मेरे हिसाब
से आने वाले दिनों में और भी अधिक लोग लेबर ऑफिस में जाएंगे, उन पर हमारी पकड़ ढीली हो गई है। और हालांकि क्योंकि हम उसे छू भी नहीं सकते, तो मुझे यकीन है कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति को ढूंढना होगा जो ऐसा कर सके। और क्योंकि उसने हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए डिसाइपल को चुना है, और अब हम उन्हें उसी के सिक्के से जवाब देंगे। वेनरेबल्स ये बोलकर हंसने लगते हैं, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें जूफेन को देखते हैं जो कि उड़ता हुआ वापस लेबर ऑफिस आ गया होता है। और तभी वेनरेबल भाई जूफेन से बोलते हैं कि स्टीवर्ट जू, क्या सब कुछ ठीक है? मैं सभी लोगों को लेकर वहाँ पर आने वाला था। जिस पर जूफेन बोलता है कि वह लोग बेवकूफ नहीं है, क्योंकि अगर वो फाइट करेंगे तो बुरा उन्हीं के लिए है। और जिस पर वेनरेबल भाई जूफेन से बोलते हैं कि ये अच्छा है, लेकिन स्टीवर्ट जू कोई है जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। जूफेन शॉक होते हुए वेनरेबल भाई से बोलता है कि क्या मुझसे कोई मिलना चाहता है? और जिसके बाद हमें ट्रेनिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की वेनरेबल भाई और जूफेन आए हुए होते हैं। और तभी वेनरेबल भाई झुकते हुए बोलते हैं कि वेनरेबल जूफेन आ गया है। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि ये वही तीनों इथेरियल स्टेज के वेनरेबल्स होते हैं। और इधर मोटा इथेरियल स्टेज वाला बंदा जो कि जूफेन से बोलता है कि अरे यार जूफेन, मुझे तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लेबर ऑफिस में 3 इथेरियल स्टेज के वेनरेबल्स जो कि जूफेन से मिलने आए थे। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में ये मोटा वाला वेनरेबल जूफेन से बोलता है कि तो जीनियस, तो क्या तुम हमारे इलाइट एरिया में ज्वाइन नहीं होना चाहते? और तभी जूफेन एक अच्छी एक्टिंग करते हुए शौक होते हुए बोलता है कि तू है कौन? और जिसके बाद वेनरेबल भाई इन सभी के बारे में बताता है। स्टीवर्ट जू ये तीनों इलाइट इंस्ट्रक्टर वेनरेबल्स हैं। फाइन यांग, फाइन यिन और फाइन गुई है, और वे नरक के 3 मॉन्स्टर के नाम से जाने जाते हैं। और ये पिछले सेक्ट लीडर के साथ में ये लोग हेल के 4 फाइन से गुजरे हैं। और ये वो जीनियस है जो डबल ड्रैगन गैदरिंग से बच निकले। और जिस पर ये मोटा वेनरेबल जो कि वेनरेबल भाई से बोलता कि अरे यार मेरा इतना भी तारीफ मत करो। और जूफेन जो कि सोच रहा होता है कि आखिर जिंदा बच के भागने में आखिर क्या ही अच्छी बात है, और आखिर इसमें गर्व करने वाली क्या ही बात है। और जिसके बाद जूफेन उनसे बोलता है कि वेनरेबल सर, इस सम्मानित यात्रा के लिए क्या मुझे आपको श्रेय देना चाहिए? और जिस पर कि वेनरेबल यांग जूफेन से बोलते हैं कि तो जूफेन, तुमने इलाइट लेबर ऑफिस में काफी अच्छा काम किया है, और तुम्हारे इस काम से सेक्ट लीडर काफी प्राउड फील कर रहे होंगे। और हम ये बताना चाहते हैं कि डिमोनिक ट्रेजर के अलावा तुम्हारा उनके ऊपर काफी एहसान है, और तुमको हमारे लिए प्रत्येक के लिए 3 बनाने होंगे। और गाइस इस टाइम पर जूफेन भी लाइक बकचोदी मत कर लोड़े। और जिसके बाद जूफेन वेनरेबल यांग से बोलता है कि लेकिन वेनरेबल सर, अभी तो आप मेरे इतने तारीफ कर रहे थे, इसके लिए तो आपको मुझे रिवॉर्ड देनी चाहिए थी, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे ही मांग रहे हैं। और जिस पर वेनरेबल यांग जूफेन से बोलते हैं कि अरे यार, तुमको एक मजाक भी नहीं लेना आता। और सेक्ट लीडर ने ये डिसाइड किया है कि ये डिसाइपल क्वांटिटी और क्वालिटी के मामले में सेक्ट का पिलर बन सकता है, और इसीलिए वह इन ब्रीडिंग एक्सपर्ट को ट्रेनिंग करने के लिए इनर सेक्ट के रिसोर्सेज का आधा हिस्सा एकोलेट कर देंगे। और इसके अलावा आपके पास इलाइट स्पोर्ट भी होगा, लेकिन ये उनके स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है कि वे अधिक से अधिक स्पोर्ट्स को ले सके। और इस बात से जूफेन को एक झटका लगता है। और जिसके बाद वेनरेबल भाई जूफेन से बोलते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेकंड लीडर इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे और रिसोर्सेज को ट्रांसफरिंग करेंगे, और बहुत जल्दी इनर सेक्ट जो कि डिस्ट्रॉय होने वाला है। और जिस पर वेनरेबल की जो कि वो भी बोलते हैं कि सौभाग्य से हम जल्दी आ गए, नहीं तो हम भी इनर सेक्ट में ही दफन हो गए होते। और जिसके बाद जूफेन बोलता है कि ये काफी अच्छा है कि इलाइट लेबर ऑफिस अभी सही ट्रैक पर है, और मैं अपने मिशन को फिनिश करने में एक स्टेप क्लोज हूँ। और इधर वेनरेबल भाई और वेनरेबल की भी लाइक और जिसके बाद जूफेन पूछता कि आखिर इलाइट सिलेक्शन कब से स्टार्ट होगा। और जिसके बाद वेनरेबल यांग जो कि जूफेन से बोलते हैं कि बस 2 दिन की और बात है, और बच्चे जिसके बाद तुम भी शामिल हो जाओगे, और कोई डिस्कशन नहीं, हमारी नजर तुम पर है और तुम इससे बच नहीं सकते। और जिस पर जूफेन बोलता है लेकिन मैं तो सिर्फ एक लेबर हूँ। और जिस पर वेनरेबल यांग बोलते हैं कि इसमें गलत क्या है, अपने चारों ओर देखो, वहाँ पे सभी के सभी लेबर ही है। और चूंकि यहाँ पर कई होनहार आउटर और इनर डिसेबल यहाँ पर आ रहे हैं, और डिसेबल को यहाँ आने से इलाइट एरिया में एंटर ना करने देना एक आत्महत्या के समान है। और मुझे यकीन है कि सेक्ट के लीडर इस पर बात करने के लिए कुछ दिनों में ही एल्डर्स के लिए एक मीटिंग बुलाएंगे। और इतने सारे वेनरेबल्स के यहाँ आने और आने वाले हैं, और इस चीज के लिए डिसीजन काफी अच्छी बनेगी। और लड़के, तूने सेक्ट के रूल को चेंज करके बहुत बढ़िया काम किया है, और सेक्ट के हजारों वर्षों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। और जिसके बाद वहाँ पर सारे लोग जो कि जूफेन के नारे लगाने लगते हैं, और जूफेन जो कि एक हल्की सा स्माइल देता है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है एक ग्रेट अचीवमेंट। और वे मंच के सामने सिर्फ एक पपेट्स हैं, और उनकी भाग्य अभी भी उनसे ऊपर वाले लोगों के हाथों में है। और सच में पास्ट में ये अनबिलीवेबल रहा होगा, लेकिन मैं एक डिमोनिक एम्परर हूँ, और मैं कोई चारा नहीं हूँ। लेकिन जिसके बाद जूफेन को लू फैमिली के साथ बितावे हुए पल याद आने लगते हैं। और जिसके बाद जूफेन के दिल में घंटी बजती है, और अपना हाथ दिल पे रखता है और सोचता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, और मैं अपने इच्छा अनुसार आगे बढ़ सकता हूँ और पीछे हट सकता हूँ, और मैं अब सिचुएशन की दया पर निर्भर नहीं रहूँ।
रहूंगा। और जिसके बाद जूफेन की आंखें खुलती है और वो सोचता है कि आखिर ये फीलिंग क्या है। और जिसके बाद जूफेन वहाँ से उड़ते हुए निकल जाता है और वेनरेबल बाई से बोलता है कि मैं ये सब चीज आप पे छोड़ के जाता हूँ। और वेनरेबल बाई भी इस चीज का फायदा उठाते हुए बोलता है कि स्टीवर्ट जी आप टेंशन मत लीजिए, अब हम इलाइट लेवल के एक एल्डर्स है और हम अपनी बेस्ट देंगे। और जूफेन जो कि जाते हुए सोच रहा होता है कि मेरे पास अब कैपेबल मैनेजर्स हैं, तो अब मुझे इस जगह के बारे में चिंता नहीं करनी होगी। हाँ, तो अब मुझे पूरी तरीके से फ्रीडम मिल चुकी है। और जिसके बाद जूफेन उड़ता हुआ कहीं पे आता है और वहाँ पर लैंडिंग करता है, जहाँ पर की एल्डर युआन जो कि बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और एल्डर युआन जो कि उन डिसेबल से बोल रहे होते हैं कि नेक्स्ट असुरा सर्कल जो कि आने में 2 साल बचे हैं। हाँ, तो तुम लोग हार्ड वर्क करो और तुम लोग इलाइट लेवल ऑफिस में ज्वाइन हो जाओ और अपनी लाइफ को सुधार लो। और जूफेन जो कि एल्डर युआन को देखकर सोच रहा होता है कि एल्डर युआन की विजडम बाउंडलेस है, जो काल्मनेस और ट्रांसेंडेंस के स्टेट तक पहुंचाती है। और मैंने सोचा था कि मेरे यहाँ पर ना रहने से ये आदमी जो कि एरोगेंट हो जाएगा, लेकिन जब मैं रियलिटी देखता हूँ तो वो सारी पावर इसकी सर तक नहीं पहुँची, वो केवल काइंडनर और नेचुरिंग बन रहा था। खैर जो भी हो, वर्ल्ड और उसकी सभी बकरियां का अनुभव करने के लिए हार्ट ही वो चीज है जिस पर यह आया है। और युनजुआन जी सही थे, एक्स डिमोनिक एम्परर का लाइफ काफी बेकार था, लड़ाई झगड़े मार काट और डिमोनिक रास्ते को समझने से भरा हुआ था। उसने शायद कभी भी दुनिया के डिफरेंट सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया होगा और डिमोनिक रास्ते का सही अर्थ समझा होगा। और द नाइट सीक्रेट रिकॉर्ड मिलने पर मुझे लगा कि मेरा मौका आ गया है, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये पुनर्जन्म ही मेरा असली मौका लगता है। और हेवन ने मुझे डिमोनिक पाथ पे चलने का दूसरा मौका दिया है, अधिक गहन और जटिल तरीके से। लेकिन तभी एल्डर युआन जो कि जूफेन के पास आते हुए उसे बोलता है कि स्टीवर्ट जू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जिस पर जूफेन एल्डर युआन से बोलता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, इसीलिए आप मुझे एक ऐसी जगह बताइए जहाँ पर मुझे कोई इंटरफेयर ना करे। जिस पर एल्डर युआन जूफेन से बोलते कि क्या आप ऐसे आगे नहीं बढ़ रहे थे, जैसे अभी तक कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन इस बार आप काफी सीरियस लग रहे हैं। और जिस पर जूफेन बोलता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि ये समय मुझे ऊंची उड़ान देगा और मुझे तैयार हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझे पछताना ना पड़े। जिसके बाद एल्डर युआन बोलते हैं कि इस मामले में तो हम आपको परेशान नहीं कर सकते, ये आपके हार्ट से आने वाली एक चेतावनी है कि ये ब्रेक थ्रू एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है, लेकिन ये काफी इम्पोर्टेंट मैटर है। तो आखिर आप इतने काल्म कैसे हैं, यहाँ तक कि मैं भी आपके लिए काफी चिंतित हूँ। जूफेन हंसते हुए बोलता है कि चाहे ये कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, या फिर मेरे लिए ये सक्सेस हो या फेलियर हो, लेकिन मैं तो सिर्फ अपना बेस्ट दे सकता हूँ। और अगर मैं इस चीज का टेंशन लेने लगा तो मैं डाउन चलता जाऊंगा। और मैं हेवन में जाने के लिए अपने हार्ट का पूरी तरीके से फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जूफेन की ऐसी गट्स को देखकर एल्डर युआन भी अपने मन में सोच रहे थे कि इसका हार्ट ब्लेस लेवल तक पहुँच गया है और एक ऐसे हार्ट से कोई भी डीमन उसे करप्ट नहीं कर पाएगा। खैर ये अच्छा है, लेकिन हार्ट की चेतावनी थोड़ी परेशान खड़ी करेगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। और जिसके बाद एल्डर युआन जो कि चिल्लाते हुए जूफेन से बोलते हैं कि तो स्टीवर्ट जू आप सही व्यक्ति के पास में आए हैं, और इतने लंबे समय तक डीमन स्कैमिंग सेट में रहने के कारण मुझे काफी शांत एरिया के बारे में पता है जहाँ पर कि कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। और एल्डर युआन के इतना बोलने के साथ ही ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।